हेलो गाइस, वेलकम टू टी कोड। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज से जो हम लोग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं उसका नाम होगा सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो बगैर किसी रोकथाम के शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारी सॉकेट प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग थ्योरी की तरफ कम से कम जाएं और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि हमें फिर भी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा थ्योरी को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे होंगे, उनके लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करना तो मस्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है। बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो प्रोग्राम हैं, एक ही प्रोग्राम है या दो प्रोग्राम हैं, वो दो प्रोग्राम आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब वो दो प्रोग्राम्स सेम कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं, वो दो प्रोग्राम्स डिफरेंट कंप्यूटर्स में भी हो सकते हैं, वो दो प्रोग्राम्स डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं, वो दो प्रोग्राम्स डिफरेंट सिटी में भी हो सकते हैं, वो दो प्रोग्राम कहीं भी हो सकते हैं। तो उन दोनों प्रोग्राम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए, हालांकि वो किसी भी फासले पर हों, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें सॉकेट प्रोग्रामिंग हेल्प करती है। ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग वो एपीआई है जो प्रोग्राम के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए काम आता है। आया कि वो दो प्रोग्राम सेम कंप्यूटर पर हैं या डिफरेंट कंप्यूटर्स पर हैं, वो या वो दो प्रोग्राम्स डिफरेंट सिटीज़ में या कहीं पर भी हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग का एपीआई हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो अक्सर स्टूडेंट हैं वो ये पूछते हैं कि सॉकेट प्रोग्रामिंग को हम लोग क्यों सीखें। तो जिस तरह से हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग डेटा बेसिस यूज़ करते हैं, फास्टर डेटा एक्सेस के लिए, सर्चिंग के लिए। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को रीड करते हैं ताकि बेहतर तरीके से अपने प्रोग्राम को बना सकें। इसी तरह से जब हम लोग डिफरेंट अपने प्रोग्राम के अंदर फीचर्स डाले होते हैं, जैसे लॉगिन का, साइन अप का, फाइल शेयरिंग का, मैसेजिंग का, तो इन सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सॉकेट प्रोग्रामिंग को जानना मस्ट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वाइबोनेट सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एक तो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, कि जितने भी नेटवर्क पर कम्युनिकेशन होती है, जैसे हम लोग मैसेजिंग भेज रहे हैं या कोई डेटा सेंड कर रहे हैं या कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें नेटवर्किंग का काम आ रहा है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग हमारे काम आती है। इसके अलावा जो क्लाइंट सर्वर मॉडल्स हैं जितने भी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सॉकेट प्रोग्रामिंग काम आती है। अब इसमें क्या होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में, कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल या एक सर्वर भी हो सकता है या मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो सारे क्लाइंट्स सर्वर से अपना डेटा फैच कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, सर्वर से कम्युनिकेट करके परमिशन लेकर अपने टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सॉकेट प्रोग्रामिंग काम आती है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर। अब फॉर एग्जांपल मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे 1 से लेकर 1 बिलियन तक जितने भी इवन नंबर आते हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को मैं एक कंप्यूटर पर भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम स्पैन जो आएगा वो एक डिफरेंट होगा। और अगर मैं वही टास्क के 1 से लेकर 1 बिलियन तक जो इवन नंबर है उनका सम फाइंड करना है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू, और बाद में उन सारे डिफरेंट कंप्यूटर से जो मुझे रिज़ल्ट आएगा उनको मैच करके मैं अपना रिज़ल्ट बनाता हूँ, तो वो काम डेफिनेटली ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि थोड़े टाइम में वो काम हो जाएगा। उसके बाद जो नेटवर्क सर्विसेज हैं, जैसे ईमेलिंग, रियल टाइम मैसेजिंग या सिंपल मैसेजिंग जो हम लोग करते हैं, या उसके बाद आती है फ़ाइल ट्रांसफरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। तो हमारी इस सीरीज़ में हम सॉकेट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए C++ को यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2019। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो का कोई और वर्जन है 2017, 15, 13, 2022, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो पहले से मौजूद नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इस सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अपना नया प्रोजेक्ट एक स्टार्ट कर रहा हूँ। नए प्रोजेक्ट में के अंदर मैं किसी तरह का टेम्पलेट नहीं उठाऊँगा, मैं सिंपली एम्प्टी प्रोजेक्ट को ले रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे स्पेसिफाई करना है प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ सिंपली YT यूट्यूब सर्वर।
ठीक है। इसके अंदर हम अपना सर्वर इंप्लीमेंट करेंगे या क्लाइंट से जितने भी सॉकेट प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो काम है वो इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा वो मुझसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट की लोकेशन, तो मैं प्रोजेक्ट की लोकेशन स्पेसिफाई कर देता हूँ। उसके लिए मैं लोकेशन जो चूज़ कर रहा हूँ अपनी बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये रखता हूँ, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई और लोकेशन है तो आप वो चूज़ कर लें। सोल्यूशन नेम वो हमसे पूछ रहा है। सोल्यूशन नेम के अंदर क्या होगा कि जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्जी फाइल बनेगी उसका नाम ये हमसे पूछ रहा है, सोल्यूशन का नाम। ठीक है, तो वो मैं यही रख देता हूँ YT सर्वर। उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ क्रिएट करने पर हमारे पास प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा। हमारे इस पहली वीडियो में मैं किसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करूंगा और डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जो कि हम आने वाली वीडियोस की हर वीडियोस में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल इंक्लूड करता हूँ, #न्यू फाइल C++ सर्वर मेन। मैंने C++ की फ़ाइल इंक्लूड कर ली, फ़ाइल बनकर आ गई। तो सबसे पहले तो मैं सिंपल सा फॉर्मेट लिखूँगा C++ के अंदर जो हर प्रोग्राम में लिखा जाता है, #include IOStream। उसके बाद मैं इंक्लूड करूँगा एक फ़ाइल को #include connu.h। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद एंटर मेन। उसके बाद आ जाएगा get ch। उसके बाद रिटर्न 0। यहाँ तक तो एक सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया। ये गेट ch को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ये हमें प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो, इसके अंदर एक फ़ीचर अप्लाई हुआ होता है, उसका नाम है STL चेक्स। माइक्रोसॉफ्ट STL चेक्स को इसलिए रखता है क्योंकि वो कहता है कि अगर एक प्रोग्राम STL चेक्स को फॉलो करते हुए तैयार किया गया है तो वो ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर हमें C++ के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है तो मैं उन STL चेक्स को डिसेबल कर दूंगा। वैसे यहाँ पर STL चेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सिंपल अंडरस्कोर लगा दूंगा, तो अब ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे C++ के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है तो मैं इस बैकस्पेस को हटा दूंगा और मैं अपने STL चेक्स को करूँगा डिसेबल। उसके लिए मैं करूँगा प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर जाकर मैं जाऊँगा C++ की जनरल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है STL चेक्स। मैं इसको सिंपली नो कर दूँगा और अप्लाई, ओके। उसके बाद कुछ फाइल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए जो फाइल हमें सबसे ज़्यादा मस्ट है वो है विनसॉक। इस फाइल के अंदर और यहाँ पर एक सिमिलर टाइप की फ़ाइल है, उसका नाम है winsock2। इन दोनों फाइल्स के अंदर डिफरेंस क्या है? सेम नाम की फाइल्स हैं, बस एक 2 का डिफरेंस है। तो मैं बताता चलूँ कि winsock2 एक अपग्रेडेड वर्जन है और winsock एक पुराना वर्जन है। काम दोनों का सेम ही है, लेकिन ये पुरानी फ़ाइल है, ये अपग्रेडेड फ़ाइल है। इस फाइल को हम कब यूज़ करते हैं? जब हम लोगों के टारगेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2000 से अबव हों, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8, 8.1, 10, 11। अगर हम उनको टारगेट कर रहे हैं तो मैं winsock2 हेडर फाइल को यूज़ करूँगा। अगर मैं विंडोज़ के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर रहा हूँ जैसे विंडोज़ 98, NT, 95, तो उनके लिए मैं लिखूँगा winsockh। एक बात यहाँ पर जो पॉइंट वाली है वो ये है कि हम इन दोनों फाइल्स को कभी भी साथ में इंक्लूड नहीं करवाएंगे क्योंकि दोनों में सिमिलर टाइप्स के फंक्शन सिग्नेचर्स हैं। अगर मैं दोनों को साथ में इंक्लूड करवाता हूँ तो मेरे फंक्शंस कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक को रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद जो एक फ़ाइल इंक्लूड करना मस्ट है उसका नाम है #include WS2 TCP/IP। ठीक है, ये रही वो फाइल। इस फाइल के अंदर इसको इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी है? जब हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग का काम कर रहे होंगे तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी का IP एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो उस IP एड्रेस को स्टोर करने के लिए या मैं अपना डेटा स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ, ठीक है, या मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने इस फाइल के अंदर बनाया एक डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और भी काफ़ी सारे एड्रेस जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका जब हम यूज़ करते होंगे तब मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, उन सारे की इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर है। डिफरेंट हेल्पर फंक्शंस हैं। अभी तो मैं किसी हेल्पर फंक्शन का आपको नहीं बताऊंगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए, लेकिन यही समझ लें कि नेटवर्किंग में काफ़ी सारे हेल्पर फंक्शंस हमें बने बनाए मिल जाते हैं। उन फंक्शंस को जो इम्प्लीमेंटेशन उनके सिग्नेचर्स हैं वो भी इस फाइल में मौजूद हैं।
ठीक है, और डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्किंग के वो भी इस फाइल में इंक्लूड हैं, इसलिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। ठीक है, उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए मैं सिंपली एक फ़ाइल को इंक्लूड करूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे जो फ़ाइल इंक्लूड करनी है, लाइब्रेरी फ़ाइल, विंडो सॉकेट के अंदर हम लोग एक लाइब्रेरी फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शंस हमें गिवन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनको यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। उस लाइब्रेरी का इंक्लूड करने के लिए मैं लिखूँगा हैशटैग प्रैग्मा कमेंट। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा लाइब्रेरी मुझे चाहिए और लाइब्रेरी का नाम है ws2_32.lib। ठीक है, इस तरह से वो लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं, इसको नहीं लिखना चाहते, तो आप इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पर आ जाएं C++ की बजाय लिंकर पर, यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर एडिशनल डिपेंडेंसीज का एक ऑप्शन है, मैं इसको कर रहा हूँ एडिट। यहाँ पर मैं अपनी वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर दूँगा, उसका नाम है ws2_32.lib। ठीक है, अब ये मेरी लाइब्रेरी इंक्लूड हो चुकी है। मैं इसको ओके करता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब मैं इस फाइल को अगर रिमूव भी कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। वन लास्ट थिंग जो मैं इसके अंदर लिखूँगा वो ये कि मैं इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने से पहले एक मैक्रो डिफाइन कर रहा हूँ, हैशटैग define win32_lean_and_mean। इस मैक्रो से क्या होता है कि हमारी हेडर फाइल के अंदर ये जो हमने इंक्लूड की हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये उन फंक्शंस को रिमूव कर देगी, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के दरमियान उन फंक्शंस को रिमूव कर देगी जो फंक्शंस मोस्ट रिसेंटली यूज़ नहीं होते या जिनका काम हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं हो रहा, उसको एक्सक्लूड कर देगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोग्राम की बिल्ड स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। अब मैं सिंपली इस प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ, यहाँ पर ये प्रोग्राम बिल्ड स्टार्टेड और ये बिल्ड हो गया, हो जा, ये हो गया, बिल्ड सक्सीडेड। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये सिंपली कुछ नहीं करेगा, एक करैक्टर गेट करेगा और सिंपली एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है, ये रन कर रही है, मैं एक सिंपली स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने सिंपली क्या किया है कि बस मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा स्पेसिफाई किया है, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँगा। और एक लाइब्रेरी जो मैंने इंक्लूड की है, अगर आप उसको प्रैग्मा के थ्रू इंक्लूड करना चाहते हैं तो प्रैग्मा के थ्रू कर लें, या अगर आप उसको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि हमें किस तरह से सर्वर्स क्रिएट करने हैं और किस तरह से अपने क्लाइंट्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और या अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी पॉइंट को गलत एक्सप्लेन कर बैठा हूँ तो मुझे वो ज़रूर कमेंट के सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह भी सीख ही रहा हूँ। तो उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।